Hello everyone, बच्चा पार्टी। माय नेम इज कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIT-BHU। बच्चों, आप लोगों को यदि याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। बट फिर भी मैं थोड़ा सा 2 सेकंड रिकॉल कराना चाहूँगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये था कि वो फ्रिक्शन जो बॉडी को रेस्ट में मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो गई तब तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो मैंने आप लोग को बताया था, यदि याद हो, कि आप जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है अप टू अ लिमिट। दैट लिमिट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है μs इंटू एन के बराबर। उससे बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं होता। फर्दर यदि आप उससे बड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रेस्ट पे नहीं रह पाएगी, बॉडी मोशन पे आ जाएगी। ये मैंने आप लोगों को बताया था। आज चलिए उसी को यूज़ करते हैं और कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स करते हैं। मेरे पास कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स मैंने चूज़ कर रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहा है, मैं ध्यान से पहले पढ़ देता हूँ और ये सारे क्वेश्चंस मैं PDF में ऐड भी कर देता हूँ ऐप में। आपने ये देखा होगा तो आप वो ऐप से डाउनलोड कर सकते हो लेक्चर, मतलब वो सारा कुछ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। Figure shows a block of mass m placed on a horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The maximum force F that can be applied at point O such that block does not slip on the surface. मतलब कुछ ऐसा है, let us suppose यहाँ पे एक ऐसी वायर है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप फोर्स F लगा के खींच रहे हैं और ये एक ब्लॉक से बंधा हुआ लाइक दिस, ठीक है। एंड लेट अस सपोज ये एंगल है थीटा, जहाँ पे वो पर्टिकुलर वायर बंधी हुई है, ठीक है। जहाँ पे वो पर्टिकुलर वायर बंधी हुई है वो एंगल कितना है बच्चे, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। और आपको बता रखा है यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, मास है m। तो क्वेश्चन ये है कि हम मैक्सिमम कितना फोर्स F अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए ये ब्लॉक मूव ना करे। व्हाट मैक्सिमम फोर्स दैट कैन आई अप्लाई, ठीक है ना, फॉर विच दिस ब्लॉक डू नॉट मूव, ठीक है। तो मैंने कहा देखो यार, एकदम सिंपल शब्दों में बातें करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम इधर की ओर फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने मन से मान लेता हूँ कि इधर की ओर आ रहा होगा टेंशन T। क्या आ रहा होगा बच्चे, टेंशन T आ रहा होगा। और लेट अस सपोज इधर की ओर आ रहा होगा T डैश। क्या आ रहा होगा, T डैश। कोई चिंता का विषय, बहुत अच्छे। सो यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा दिखाई देगा, इधर की ओर T दिखाई दे रहा होगा, इधर की ओर T डैश दिखाई दे रहा होगा और इधर की ओर F दिखाई दे रहा होगा। नो डाउट ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो ब्रो T का एक कॉम्पोनेंट इधर की ओर आ जाएगा, दैट इज T साइन थीटा, एंड एक इधर की ओर आ जाएगा, दैट इज T कॉस थीटा। अब क्योंकि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में उसने बता रखा है ना कि पार्टिकल इज नॉट मूविंग, मतलब वो मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए कोई भी मूव ना करे, सब कुछ इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस लॉजिक के हिसाब से हम ये बात समझ पा रहे होंगे कि दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू दिस फोर्स। सो हमारी यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, T साइन थीटा दैट इज अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू F एंड T cos थीटा जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू T डैश। क्लियर हुआ क्या बच्चे, बहुत अच्छे ना। अभी यहीं पे रुकते हैं। अब हम इस ब्लॉक के पास आते हैं, उस ब्लॉक का FBD बनाते हैं, ब्लॉक का FBD बनाते देखते हैं कुछ दिखता है नहीं दिखता है। तो जो हम लोग ब्लॉक का FBD बनाएंगे बच्चे तो क्या दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, इधर की ओर T डैश लग रहा होगा क्योंकि जो वायर इस वाले पॉइंट को इधर खींचेगी उसी तरीके से इस वाले पॉइंट को इधर की ओर खींचेगी। टेंशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो उस लॉजिक के हिसाब से इधर की ओर टेंशन T डैश लग रहा है, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे ना। सोच के देखो, इस T डैश की वैसे ये बॉडी इधर की ओर मूव करने की कोशिश करती, बट हम चाहते हो कि वो बॉडी मूव ना करे, तो इधर की ओर क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा लाइक दिस। और हम भी ये बात समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम फोर्स F बढ़ाएंगे हमारा T बढ़ेगा, T बढ़ने की वजह से T डैश बढ़ेगा और T डैश बढ़ने की वजह से ऑब्वियस सी बात है तुम चाहोगे कि यदि बॉडी रेस्ट में रहे, तो यदि तुम्हारा T डैश बढ़ेगा तो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रह पाएगी। तो क्या
हम कितना भी टेंशन बढ़ा सकते हैं क्या? हम इस टी डैश की वैल्यू कितनी भी कर सकते हैं? नहीं, हम टी डैश की वैल्यू एक हद तक बढ़ा सकते हैं जब तक कि हमारा ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे ना पहुंच जाए, क्योंकि यदि लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है तो उसके बाद यदि आप फर्दर थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज करते हैं बॉडी मूव कर जाएगी और फिर हमारे क्वेश्चन की बात नहीं बन पाएगी जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो यदि मैं चाहता हूं कि ये बॉडी मूव ना करे तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? दैट टी डैश कैन बी मैक्सिमम से मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है? एफ एल के बराबर हो सकता है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन एंड माई डियर म्यू एस मतलब म्यू वही है तो हम इसको म्यू इंटू एन भी लिख सकते थे। और इस केस में साफ साफ देख के पता चल रहा है कि इधर क्यों लगता है mg, इधर क्यों लगता है n, तो n इज इक्वल्स टू mg, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो म्यू mg दैट इज द वैल्यू ऑफ टी डैश। क्लियर है क्या? सो इस टी डैश की वैल्यू को मतलब मुझे पता चल गया कि टी डैश की मैक्स टू मैक्स इतनी वैल्यू हो सकती है, इससे बड़ी वैल्यू कर देंगे तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटा पड़ जाएगा और बॉडी नहीं रुकेगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी और हमसे वही तो नहीं चाहिए क्वेश्चन में। तो भाई हमें पता चल गया टी डैश की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो क्या हम इसे यहाँ पुट कर दें? तो जैसे ही पुट करेंगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा म्यू एम जी। कोई प्रॉब्लम ना? एक इक्वेशन ये है आपकी और एक इक्वेशन ये है आपकी, दोनों को डिवाइड कराइए, देखते हैं क्या मिलता है। दोनों को डिवाइड कराएंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन म्यू एम जी। ठीक है, टी डैश की वैल्यू म्यू एम जी। कोई प्रॉब्लम? टी से टी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा हो गया, ये उधर चला गया, तो आपका आ चुका है एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? म्यू एम जी टैन थीटा, म्यू एम जी टैन थीटा। इतना मैक्स टू मैक्स आप फोर्स लगा सकते हैं जिसके लिए ये पर्टिकुलर ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सो इसका ऑप्शन है क्या? इस तरह का देखते हैं, चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन है म्यू एम जी साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन है म्यू एम जी कॉस थीटा, तीसरा ऑप्शन है म्यू एम जी टैन थीटा और चौथा ऑप्शन है म्यू एम जी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, म्यू एम जी टैन थीटा। क्लियर हुआ क्या? सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ठीक है, नाउ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चीज़ों का आइडिया लगाएंगे और अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे ऐसे ब्लॉक एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आपने फोर्स F लगा रखा है लाइक दिस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है पहले सुनिएगा ध्यान से। बोल रखा है क्वेश्चन पे, ध्यान सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। बोल रखा है कि देयर इज अ ब्लॉक ऑफ वेट W, वेट W का ब्लॉक है, ठीक है ना, और उस पे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 75 न्यूटन है। आपने 75 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, ठीक है, और आगे बता रखा है कि सरफेस रफ है, सरफेस रफ है। अब क्योंकि सरफेस रफ है तो भैया म्यू की वैल्यू दे रखा है और बता रखा है म्यू इज लेस देन 1 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि W के बारे में क्या ख्याल है आपका, W के बारे में क्या ख्याल है। चार ऑप्शन दे रखा है उसने। पहला दे रखा है W मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज लेस देन 75 न्यूटन। सेकंड W इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन W इज ग्रेटर देन 75 न्यूटन। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपको इन चारों में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि इस बॉडी का वेट कितना हो सकता है, मतलब 75 से ज़्यादा होगा, 75 के बराबर होगा, 75 से कम होगा, या फिर नन ऑफ दिस। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो मैंने कहा थोड़ा ध्यान से अपन इसको सॉल्व करते हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसने ये बोल रखा है कि ब्लॉक ऑफ weight W is held against a vertical wall by applying a horizontal force of 75 न्यूटन। 75 न्यूटन फोर्स लगा के। अच्छा चलो भाई लोग, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं अपन लोग। इसका यदि मैं FBD बनाने जाऊँ, इस बॉडी का FBD बनाने जाऊँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 2 पे, जब मैं आपको सिखा रहा था डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, याद आ गया होगा, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो इस पर ध्यान से देखो, तो इधर की ओर आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन N, क्योंकि भाई तुम कहीं ना कहीं जब सामने वाले वॉल को पुश करोगे तो नॉर्मल ऑफर होगा, और तुम इधर की ओर लगा रहे हो 75 न्यूटन, ठीक है। इधर की ओर आपका लग रहा है W और इधर की ओर आएगा फ्रिक्शन
जो कि कहीं ना कहीं स्टैटिक नेचर का हो, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की ओर आ रहा होगा जो कि इस पर्टिकुलर डब्ल्यू को बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो ये बॉडी रेस्ट में रह पाएगी। बहुत अच्छे। अब सोच के देखो, क्या ये बॉडी इधर जा रही है? नहीं। क्या ये बॉडी इधर जा रही है? नहीं। तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि आपका कंफर्म हो गया कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होने वाली है? 75 न्यूटन होने वाली है। तो न्यूटन मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। 75 होने वाली है, ठीक है ना। नॉर्मल विल बी 75 न्यूटन। बहुत अच्छे। अब सोचो, यदि तुम चाहते हो कि ये बॉडी नीचे ना गिरे, यदि तुम चाहते हो कि ये बॉडी नीचे ना गिरे, तो तुम क्या चाहोगे? तुम इस बात का ध्यान रखना चाहोगे ना कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो आइदर बड़ी या बराबर हो किसके? डब्ल्यू के। मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है आपका। जो इसका आंसर इसके ऑप्शन में ना इस जैसे, हाँ ठीक है, आपका जो FL की वैल्यू है, जो आपके FL की वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो W से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, मुझे W फोर्स को बैलेंस करना है तो मजबूरी है ना मेरी कि जो मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो W से बड़ी होनी चाहिए। आप ऐसे इसको समझो कि मान लो मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, और मेरे को 70 रुपये का सामान खरीदना है, चलो 100 रुपये का सामान खरीदना है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरी जेब में मैक्सिमम पॉसिबल मनी 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम। नो डाउट 200 रुपये हुई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं 100 रुपये का सामान खरीद लूँगा, 100 रुपये बचा के लेके चलाऊँगा। लेकिन यदि मैं गलती से 90 रुपये लेके गया तो फिर तो कन्फर्म है कि सामान खरीद नहीं पाऊँगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो है 120 न्यूटन, तो W यदि बैलेंस हो जा रहा है इजीली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन W से भी छोटा है लिमिटिंग वैल्यू, मतलब आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अवेलेबल है आपके पास वो साला W से छोटा है, तो कभी भी बॉडी रुकेगी क्या? नहीं, W उसको नीचे खींच लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तुम चाहते हो कि बॉडी नीचे ना गिरे तो तुम्हारी नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो एटलीस्ट बराबर होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए W की। बहुत अच्छे। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है? वी ऑल नो म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। बहुत अच्छे। हम पुट कराते हैं म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है? 75 न्यूटन, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू। अब सोच के देखो, म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 से छोटी है। म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 से छोटी है। तो जब म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है तो ब्रो सोच के देखना, तू 75 में एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा जो 1 से छोटी है, तो ये ओवरऑल वैल्यू तो 75 से भी छोटी आएगी ना। जैसे कि हम सब जानते हैं बात कि यदि 1 से छोटी चीज़ किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। तो ठीक उसी तरह 75 न्यूटन में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 75 से भी कम आएगा। मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो हमारा W है वो 75 से भी छोटा आएगा। क्लियर हुआ? हमारा जो W है वो 75 से भी छोटा आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो तो म्यू इंटू एन में एन की वैल्यू 75 है और उसमें आप म्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो और म्यू जो कि लेस देन 1 है तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, 1 से भी छोटी, और मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी और छोटी हो जाएगी 75 से भी छोटी। तो मतलब मुझे पता चल गया अवर W विल बी लेस देन 75 न्यूटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन 75 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है क्या? फिर से एक बार लॉजिक समझा रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे W के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास 200 रुपये रहेंगे तो मैं 100 रुपये का सामान खरीद लूँगा, 100 रुपये बचा लूँगा। 100 रुपये रहेंगे तो भी एक बार सामान खरीद लूँगा, लेकिन गलती से 99 रुपीज़ हो गए ना तो सामान नहीं खरीद पाऊँगा। तो यदि मैं चाहता हूँ कि मैं सामान खरीद पाऊँ तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल मनी मस्ट बी ग्रेटर देन 100, दैट इज़ रिक्वायर्ड मनी। मतलब W से बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन या उसके बराबर होना चाहिए, तभी ये बॉडी रुक पाएगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन लोग, काइंड ऑफ थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा इजी है, समझेंगे आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सीलरेशन, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार सो दैट ब्लॉक ए डू नॉट फॉल। मतलब कुछ ऐसा है, ध्यान से, एक ऐसी कार है, इसके साइड में एक ऐसा ब्लॉक लगा हुआ है, चिपकाया हुआ नहीं है वो, मतलब ऐसा कुछ केस हो गया, ये समझ लो आप कि ये आपका कॉपी है तो ये ऐसा कुछ है, समझ में आया कि नहीं है? लाइक दिस, चिपकाया हुआ नहीं है, बस इसमें ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, ना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से।
तो इस ब्लॉक का मास आपको दे रखा है m, वैसे ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी चलो दे दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, हाँ ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितना एक्सीलरेशन रखें, ए की मिनिमम वैल्यू मांगा है कि ए की मिनिमम वैल्यू कितनी रखें कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। यदि ये सरफेस रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये सरफेस रफ है और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है, आपको ये बता रखा है। और ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है एक्सेलरेशन का, दैट इज म्यू जी। दूसरा ऑप्शन जी बाई म्यू। तीसरा ऑप्शन जी बाई रूट म्यू। और चौथा ऑप्शन आपका है म्यू बाई जी। ठीक है, वैसे देख के पता चल रहा है कि मतलब ये वाला आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि जी बाई म्यू है ना, तो ये एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती ना, और इसकी डायमेंशंस मीटर की पावर -1 सेकंड स्क्वायर है, उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तीन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन होने वाला है, लेकिन फिर भी चलिए चेक करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से ये ट्रॉली इधर की ओर भागे कि ये ब्लॉक ना गिरे नीचे की ओर। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे हो रहा है, तो ध्यान से देखो। यदि इस कॉपी को मैं धीरे धीरे मूव करा रहा हूँ तो ये कॉपी गिर जा रही है, यदि धीरे धीरे मूव करा रहा हूँ तो कॉपी गिर जा रही है। लेकिन यहीं पे अभी तेज से मूव कराया तो ये कॉपी नहीं गिरी। यदि मैं इसी कॉपी को तेज से मूव करा रहा हूँ, ध्यान से ये देखो, तो नहीं गिर रही है, लेकिन वहीं पे धीरे धीरे मूव करा रहा हूँ तो गिर जा रही है। ठीक है ना, मतलब मुझे ये जो एक्सीलरेशन है ना, वो कम से कम एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा रखना पड़ रहा है। मतलब मेरा मिनिमम एक्सीलरेशन एक हद से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो हमारा एक्सीलरेशन है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा ही होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यदि उससे कम होगा तो ये बॉडी गिर जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ समझते हैं अपन लोग थोड़ा ध्यान से। यदि मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो क्या दिखाई दे रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा mg, माना इधर की ओर है एक्सीलरेशन ए, इसके ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल, क्योंकि भाई पीछे वाली बॉडी जब इसको पुश करेगी तभी तो एक्सीलरेट करेगा इधर की ओर। और इस mg को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ऊपर की ओर आ रहा होगा फ्रिक्शन। क्या आ रहा होगा, फ्रिक्शन। बहुत अच्छे। नाउ एक मोमेंट के लिए सोचो, तुम जस्ट खुद से सोचो, तुम यदि चाहते हो कि ये बॉडी नीचे ना गिरे तो उसके लिए क्या चाहोगे कि जो आपका फ्रिक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपके mg से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, यही चाहोगे। मतलब आपका जो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, अभी बताया ना कुछ देर पहले, वही क्वेश्चन तो था ये। अरे बाबा रे बाबा, ये वाला क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन तो हो गया ना कि आपका जो लिमिटिंग मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल मनी है वो रिक्वायर्ड मनी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम सामान खरीद पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि जो आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg, क्योंकि यदि ऐसा होगा तभी जा करके आपकी ये जो बॉडी है वो रुक पाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, नो डाउट यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम फोर्स में ही बैलेंस हो जाएगा। और यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना ही mg होगा तो बैलेंस तो होगा, लेकिन यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया तब तो कन्फर्म है कि mg बैलेंस नहीं होगा और बॉडी नीचे गिर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। सो FL शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। नाउ FL की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू n, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। अब इस केस में n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बार हम n इक्वल्स टू mg नहीं बोल सकते क्योंकि n अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, इस बार n इधर क्यों लग रहा है। तो हम लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इफ मास इज कांस्टेंट समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, n, दैट n इज इक्वल्स टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास है, मैं एक्सेलरेशन है, तो n की वैल्यू आ गई m इंटू ए। लेट्स पुट इट देयर। तो जैसे वहाँ पुट कराया तो क्या आ गया, म्यू m a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। नाउ m से m कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी, आपका a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ गया g बाई म्यू। मतलब a की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, g बाई म्यू हो सकती है। उससे बड़ा एक्सीलरेशन लेंगे तो चलेगा, लेकिन इससे कम एक्सीलरेशन लेंगे तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा। क्यों कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि आपका नॉर्मल छोटा हो जाएगा, और यदि नॉर्मल छोटा हुआ तो उस कंडीशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा और ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जी बाई म्यू। कम से कम आपको इतना एक्सीलरेशन रखना पड़ेगा तब जा करके आपका वो बॉडी आपके मतलब साथ चल पाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। यदि आपने इससे कम एक्सीलरेशन कर दिया तो आपकी बॉडी स्लिप करके नीचे
नीचे गिर जाएगी। और क्यों नीचे गिर जाएगी? क्योंकि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और वो mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द लॉजिक जो हमें समझना था। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपसे बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, ठीक है ना। आपको बता रहा है बी का मैक्सिमम मास कितना हो सकता है। इधर देखो ध्यान से, अभी मैं ये इजी लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये बात समझिएगा। तो नीट वालों के लिए तो ये सब क्वेश्चन से समझ लीजिए कि जन्नत हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम हॉल में। लेकिन जेई वाले, जेई मेन की यदि सोचोगे तो नो डाउट ये क्वेश्चन जन्नत है, बट जेई एडवांस की सोचोगे तो ये नर्क है। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। जेई एडवांस में ऐसे इतने ईजी क्वेश्चन सोचना भी मत, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे क्वेश्चन अभी आने बाकी है, वी विल डील देम वन बाय वन, डोंट वरी। नाउ चलिए, यहाँ पे एक बॉडी लटक रही है बी, एक बॉडी यहाँ पे रखी है लाइक दिस ए, ठीक है। और आपको बता रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.2 और इसका जो मास है वो है 2 kg। मास कितना है? 2 kg। अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम मास आप बी का कितना लटका सकते हैं जिसके लिए ये सिस्टम मूव ना करे। व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ बी फॉर विच सिस्टम विल बी एट रेस्ट। मतलब आपको मास ऑफ बी बताना है, मैक्सिमम कितना मैक्सिमम मास आप लटका सकते हैं कि सिस्टम मूव ना करे। 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ए 2 kg, बी 4 kg, सी 0.2 kg, डी 0.4 kg। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हम इनको एक एक करके करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, क्लियरिटी आएगी। ठीक है, ध्यान से। और यदि ये वाला लेक्चर आप लोग YouTube में देख रहे हैं और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मतलब आप कंफर्म है कि सीरियस स्टूडेंट और आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए और ऐप में आप जो हमारे बैचेज़ हैं उनको ज्वाइन करना हो करिए, ना करना हो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। लेकिन इतना बोलूँगा करेंगे तो लॉस नहीं होगा। बट वहाँ पर आपको बहुत सारा PDF मटेरियल भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि वो नोट्स आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि टीचर की क्लासेस किस तरह की होती हैं, ये टीचर कैसे किस स्टैंडर्ड क्लासेस पढ़ाता है। गॉट इट। चलिए तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चीज़ों को बैलेंस करते देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, सो यदि मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर बॉडी की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर बॉडी पे क्या लग रहा होगा? ऊपर की ओर टेंशन T लग रहा होगा ऐसे, और इधर की ओर लग रहा होगा mg। जब मैं इसे बैलेंस कराऊंगा तो क्या आएगा? T = mg। क्यों बैलेंस करा दिया? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है इसलिए। बहुत अच्छे। नाउ उस पर्टिकुलर बॉडी के पास चलो, तो उस पर्टिकुलर बॉडी को ध्यान से देखोगे तो इधर की ओर लग रहा होगा T, और ध्यान से देखो तो इधर की ओर लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि तभी तो वो बॉडी रुकेगी। अब हम चाहते हैं कि हम इधर मैक्सिमम मास लटकाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मास लटका दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मास लटकाने का मतलब क्या हुआ? टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना मास लटकाओगे उतना ही टेंशन बढ़ता जाएगा, और जितना टेंशन बढ़ेगा उतना यहाँ का टेंशन बढ़ेगा, और यदि यहाँ का टेंशन बढ़ रहा तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, लेकिन एक हद तक अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है। और वो हद क्या कहलाती है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो ब्रो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं? टी की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेके जा सकते हैं FL तक। ठीक है, तो चलो पुट करा दे क्या उसे? T max इज इक्वल टू FL, FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? M इंटू जी, दैट इज 2G। तो 2 इंटू जी दैट इज 10। क्लियर हुआ? क्या सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 0.4। ये कितना आ चुका है हमारा? यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा आ चुका है 4 न्यूटन। कितना आ चुका है बच्चे? 4 न्यूटन। क्लियर है क्या? यस, 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4, 0.4 इंटू 10 दैट इज 4 न्यूटन। मैक्स टू मैक्स आपका टेंशन कितना लग सकता है? 4 न्यूटन लग सकता है। तो जिस वक्त आपका T मैक्स, वही एक तरह से आपको यहाँ पे मैक्सिमम मास दे देगा। तो T मैक्स इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन इज इक्वल्स टू M इंटू जी। जी को उधर भेज दिया तो हमारा M का वैल्यू आ चुका है 4/10 दैट इज 0.4। मतलब हम कितना मैक्सिमम मास लटका सकते हैं? 0.4
0.4 kg। यदि हम 0.4 kg, डी ऑप्शन, यस, यदि हम 0.4 kg से ज़्यादा मास लटका देंगे तो उस कंडीशन में इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि ये पर्टिकुलर जो बॉडी है वो सिस्टम मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने ज़्यादा मास लटकाया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग कंडीशन तक पहुँचा और उससे ज़्यादा भी अब मतलब एक तरह से फ्रिक्शन चाहिए होगा, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब फिर बॉडी को नहीं रोक पाएगा, बॉडी मूव कर जाएगी। सो यदि आप चाहते हैं कि बॉडी रुके तो आप मैक्स टू मैक्स कितना मास लटका सकते हैं? 0.4 kg। क्लियर हुआ क्या? चलिए अभी हम लोग और भी कुछ केसेस देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत बड़ा सीन नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं देखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि आपको बताना है मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बताना है? मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है जिसके लिए फॉर विच बॉडी विल बी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आपको मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। मान लीजिए कोई बॉडी है ऐसे m मास की जिसके ऊपर इधर की ओर से फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू आपको बता रखा है mg जितना फोर्स लगा रखा है। mg इधर से नहीं लगता है, ठीक है ना, लेकिन mg जितना मैग्नीट्यूड का उसने फोर्स लगाया है वो ये बताना चाह रहा है। और इधर से भी एक फोर्स लग रहा है लाइक दिस mg/2, ठीक है, mg/2 फोर्स आपने नीचे से ऊपर की ओर लगा रखा है। क्वेश्चन ये है कि म्यू की मिनिमम वैल्यू में कम से कम म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, बॉडी नीचे ना गिरे ना ऊपर जाए, ठीक है ना। कि इस मतलब क्वेश्चन ये है कि उसके लिए आप कम से कम म्यू कितना होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने कहा चलो यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगी। सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट बॉडी। जब हमने उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो थोड़ा ध्यान से देखो, इधर से क्या लग रहा है F इज इक्वल्स टू mg, इधर से क्या आ रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n, इधर से क्या लग रहा है mg/2 और सेम टाइम पे ग्रेविटेशनल पुल आ रहा होगा नीचे की ओर mg, क्योंकि ब्रो इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल पुल भी तो लगेगा। सो लेट अस सपोज दैट फोर्स mg। आप सोच के देखो नीचे की ओर फोर्स ज़्यादा बड़ा लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज mg इन कंपेरिजन टू mg/2। तो ये बॉडी नीचे जाना चाहेगी ऊपर, ऑब्वियस सी बात है, तुमने नीचे की ओर फोर्स बड़ा लगा रखा है तो ये बॉडी नीचे की ओर जाना चाहेगी। सो इफ बॉडी इज ट्राइंग टू गो डाउनवर्ड देन ऑन दैट केस फ्रिक्शन विल कम इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस टू बैलेंस द थिंग्स। अब यदि आप चाहते हो कि ये बॉडी बैलेंस रहे तो उसके लिए क्या चाहोगे? सोच के बताओ मुझे, तुम क्या चाहोगे? तुम ये चाहोगे कि जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है mg - mg/2। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ गया ना, क्योंकि तुम इधर की ओर mg लगा रहे हो और साथ में mg/2 इधर की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है mg/2। तो तुम यही चाहोगे कि जो आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो बराबर या इक्वल होना चाहिए, सॉरी बराबर या बड़ा होना चाहिए किससे? mg/2 से। जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है उससे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। वही वाला फिर से कॉन्सेप्ट, आपके पास अवेलेबल मनी ज़्यादा होना चाहिए रिक्वायर्ड मनी से, तभी आप सामान खरीद पाएंगे। ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर होगा तो आप एग्जैक्ट सामान खरीद लेंगे, लेकिन कम हुआ तो सामान नहीं खरीद पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हुआ mg/2 से तो चलेगा, बराबर हुआ तो चलेगा, लेकिन छोटा हुआ mg/2 से तो बॉडी बैलेंस कंडीशन नहीं रह पाएगी। mg/2 जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है वो उसको खींच के नीचे फेंक देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यही चाहोगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg/2। ओके, सो अभी अपन लोग एक काम करते हैं थोड़ा ध्यान से, चलिए वैल्यू पुट कराते हैं। एफ एल की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg/2। अब इस बार n की वैल्यू क्या है? फिक्स है, n की वैल्यू फिक्स है। n की वैल्यू कैसे निकाली हमने? जितना फोर्स इधर की ओर उतना फोर्स इधर से इधर की ओर, तो हमारा mg इज इक्वल्स टू n। क्लियर हुआ क्या? बिना किसी टेंशन के आपने जितना फोर्स इधर की ओर अप्लाई किया है उतना ही फोर्स आपका इधर से आएगा नॉर्मल। तो चलो पुट करा दे, क्या म्यू इंटू एन की वैल्यू पुट कर दीजिए mg, ठीक है ना, म्यू इंटू mg दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg/2। तो जैसे हमने इसको कैंसिल किया mg से mg, हमारा क्या आ गया?
म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/2, मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। कम से कम आपका म्यू 1/2 होना चाहिए। यदि म्यू की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो गई तो चलेगा एक बार, लेकिन यदि उससे कम हुई तो फिर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कमज़ोर पड़ जाएगा और mg/2 फोर्स जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और बॉडी आपकी फॉल करके नीचे गिर जाएगी। और आप ये नहीं चाहते कि बॉडी फॉल करके नीचे गिरे, इसीलिए आपकी मजबूरी है कि आपको म्यू कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 1/2 जितना रखना पड़ेगा। म्यू मिनिमम मस्ट बी केप्ट एट टू बी 1/2। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, 0.4, 0.2, 0.5 एंड नन ऑफ दिस। तो 0.5 इज द आंसर, 1/2 दैट इज योर आंसर। आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है ना, अपन लोग और भी क्वेश्चंस ले रहे हैं धीरे धीरे करके, एक एक करके और क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलिए एक दो अपन लोग चेन वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि चेन वाले क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे और फिर आपको वो तंग करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम चेन वाले क्वेश्चंस भी एक दो डील कर लें। ठीक है, चेन वाले क्वेश्चंस क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, एक ऐसे चेन रखी हुई है लाइक दिस, मतलब एक लंबी सी चेन थी लाइक दिस, जिसका मास था m और लेंथ थी l। आपने उस चेन को उठा करके ऐसे एक टेबल के ऊपर रख दिया। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है वो कि चेन का मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पार्ट मैं हैंग करा सकता हूँ कि ये चेन स्लिप करके नीचे ना गिरे। यदि वो उसने बता रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है दैट इज 0.25 दे रखा है। तो क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पार्ट, कितना परसेंटेज हम लोग इस पे हैंग करा सकते हैं जिसके लिए ये चेन स्लिप करके नीचे ना गिरे। ठीक है ना, मैक्सिमम पार्ट। तो आंसर दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, A 20%, B 25%, C 30% एंड D 15%। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पार्ट हम इस चेन का हैंग करा सकते हैं जिसके लिए आपका ये चेन रेस्ट पे रहे। ठीक है, एक हद से ज़्यादा लटकाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है नीचे गिर जाएगा। तो मैंने कहा देखो यार, मुझे नहीं पता कि कितना पार्ट लटकाया आपने, मैं ऐसा करता हूँ, मान लेता हूँ कि x लेंथ आपने इधर लटका रखा होगा, तो रिमेनिंग l माइनस x लेंथ इधर हो जाएगा लाइक दिस। L माइनस एक्स लेंथ ऊपर रह जाएगा और x लेंथ आपने इधर लटका दिया है। बहुत अच्छे। नाउ थोड़ा ध्यान देते हैं। अब सोचिए, एक मोमेंट के लिए सोच के देखिए कि यदि मैं इस वाले पार्ट का डायग्राम बनाऊं तो क्या दिखाई दे रहा होगा। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखूं तो इस वाले पार्ट पे जो ये वाला पार्ट है चेन का, उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। यदि इसका मास स्मॉल m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा होगा स्मॉल mg। ठीक है, बहुत अच्छे। और यदि मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो क्योंकि वो इसके साथ कनेक्टेड है तो ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा होगा, इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा, तो उसको रोकने के लिए इस पे इधर की ओर फ्रिक्शन आ रहा होगा। बहुत अच्छे। अच्छा, अब सोच के देखो, यदि मैं इधर के पार्ट को ज़्यादा बढ़ाते जाऊंगा तो mg की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और mg की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है इधर की ओर जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए ना, तभी तो चीज़ें बैलेंस होंगी। और एक वक्त आएगा कि ये फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। यदि आप उससे कम फ्रिक्शन अवेलेबल कराएंगे, मतलब उस मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया, अब यदि उससे ज़्यादा पार्ट थोड़ा सा भी लटकाएंगे तो अब उससे बड़ा फ्रिक्शन तो हो नहीं पाएगा और आपकी चेन नीचे गिर जाएगी। उससे बड़ा फ्रिक्शन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ब्रो हम सब जानते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू इंटू एन, और एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होने वाला है, इस पार्ट का mg। अगर तुम पूरा पार्ट इधर लटकाते जा रहे हो तो mg घटेगा ना, इधर जो ऊपर रखा हुआ है। तो जब नॉर्मल रिएक्शन घट रहा है मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन घट रही है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पहले कुछ और थी, फिर बाद में और कम हो गई, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप
आपका ये पर्टिकुलर चेन जो है ना इधर की ओर लगने वाले लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से भी बड़ा हो जाएगा और फिर ये चेन नहीं रुकेगा और ये चेन फॉल करके नीचे गिर जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि चेन ना गिरे तो उसके लिए क्या कंडीशन रखोगे? यही रखोगे कि जो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा हो वो आपका बैलेंस कर रहा हो किसको? इस स्मॉल mg को। ध्यान से देखिए, फॉर रेस्ट, यदि चाहते हो कि रेस्ट हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दैट FL limiting friction acting on that direction that must be equals to gravitational pull acting in this direction mg। ना मुद्दा आया था कि FL की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू स्मॉल mg। ना प्रॉब्लम है कि n की वैल्यू कैसे लिखे? तो मैंने कहा देख भाई समझना एक बात, यदि तूने इधर की ओर मान ले मास माना है कितना? स्मॉल m, तो इधर की ओर मास कितना हो जाएगा? सोच के देख, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक है, यदि इधर की ओर मास स्मॉल m लटका रखा है तो रिमेनिंग मास इधर होगा, मतलब टोटल चेन का मास कितना माना है? m, तो इधर की ओर कितना हो जाएगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m। बहुत अच्छे। नाउ ध्यान से देखो, कैपिटल M माइनस स्मॉल m मास उधर है तो इधर की ओर ऐसा लग रहा होगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, और इधर की ओर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n। तो एट बैलेंस कंडीशन क्या बोलेंगे? n इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। तो चलो इसको यहाँ पुट करा दो। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू निकाल रखी है 0.25, तो 0.25 को लिख लिया 1/4 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। कोई प्रॉब्लम ना? ये 4 इधर आ गया, सॉल्व किया तो कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल्स टू 4mg। ना इस mg को इधर लाया तो 5mg हो गया, तो हमारा रिजल्ट आ गया कैपिटल mg इज इक्वल टू 5 स्मॉल mg। g से g कैंसिल हो गया और अब मैंने एक काम किया, इसको रीअरेंज कराया तो क्या दिखाई देने लगा? स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1/5। मतलब मुझे पता चल गया कि भैया कितना मास लटकाना है इधर की ओर। स्मॉल m टोटल मास क्या है? कैपिटल M, तो उसका यदि परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे। स्मॉल m मास आपने इधर लटका रखा है, स्मॉल m मास आपने इधर लटका रखा है, टोटल मास कैपिटल M है इंटू 100, यही तो परसेंटेज निकालने का तरीका होगा। तो बस स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू आ चुकी है 1/5, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व किया तो 20% आपका आंसर आ गया। 20% मैक्स टू मैक्स मास आप इधर की ओर लटका सकते हैं। यदि 20% से ज़्यादा मास लटका देंगे तो उस कंडीशन में इधर का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा और आपकी चेन जो है वो स्लिप करके नीचे गिर जाएगी। तो आप मैक्स टू मैक्स कितना मास लटका सकते हैं? 20%। 20% से ज़्यादा फर्दर मास यदि आपको लटकाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इधर म्यू की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, सरफेस की और रफनेस बढ़ानी पड़ेगी। अभी यदि आप सरफेस का रफनेस और बढ़ा दें, म्यू की वैल्यू और बढ़ा दें, तो फिर आप और ज़्यादा मास भी लटकाने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन म्यू की वैल्यू 1.4 है, सॉरी 1/4 है, जिसके लिए आप मैक्स टू मैक्स कितना मास लटका सकते हैं? 20%। 20% से कम लटकाएंगे तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप 10% लटकाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा mg को। लेकिन यदि आपने 21% लटका दिया तो ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, वो इस mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा और चेन स्लिप करके नीचे गिर जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस में से एक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको आइडिया लग जाएगा, अभी बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं, सो दैट्स व्हाई यू मस्ट बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट? ना एक अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट ईजियर लेने वाला हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वायर है और वायर पे एक बॉडी ऐसे बंधी हुई है, ठीक है, और आपने इस बॉडी पे फोर्स F लगाया लाइक दिस, और इस फोर्स F के बारे में बता रखा है कि ये इंक्रीज कर रहा है कहाँ से? 0 से F की ओर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फोर्स बढ़ेगा, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। लीनियरली जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फोर्स बढ़ेगा। ओके, बहुत अच्छे। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस वायर पे कुछ ना कुछ टेंशन जनरेट होगा, जब आप इधर की ओर खींचोगे फोर्स F से तो वायर में टेंशन जनरेट होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है टेंशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स F का ग्राफ कैसा दिखाई देगा।
टेंशन वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि टेंशन जो आपने अप्लाई किया है, मतलब जो आपने फोर्स अप्लाई किया है उसकी वजह से इस वायर पे टेंशन ग्रो हो रहा होगा, तो क्वेश्चन है कि कितना टेंशन ग्रो हो रहा होगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो बहुत सिंपल टर्म से इसे अपन करेंगे, बहुत ही ईजिली बाइंड अप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। समझो, आप फोर्स एफ लगाओगे, यदि इसका एफबीडी बनाओ तो आप इस पर फोर्स एफ लगाओगे तो पहले क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और हम सब जानते हैं कि पहले ही फोर्स आ करके स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा। और यदि स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस हो गया तो क्या इस बार कोई टेंशन आया है? नो, नॉट एट ऑल, कोई टेंशन नहीं आया, तब टेंशन की वैल्यू 0 है। फिर आप फोर्स एफ की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपको ही पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ करके कहाँ तक जा सकती है, एफएल तक जा सकती है। तो जब तक कि टिल आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो एफएल के बराबर नहीं हो जाता, तब तक टेंशन कितना रहेगा, 0। तब तक कोई भी टेंशन नहीं आएगा, ये बात याद रहे। जब तक कि टिल द टाइम आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तक नहीं होता, तब तक तो कोई टेंशन ही नहीं आया है। अच्छा, बहुत अच्छे, हमको क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं आया। अब मान लीजिए आपका जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा हो गया, मतलब अब टाइम बढ़ाएंगे तो और फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, फोर्स तो रुकना नहीं है, फोर्स बढ़ते जाएगा कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट रेट से। तो जब आप टाइम और बढ़ेगा तो और फोर्स बढ़ेगा, मतलब आपका अप्लाइड फोर्स अब लिमिटिंग वैल्यू से ही बड़ा हो जाएगा। सो व्हेन योर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एम जी, दैट इज म्यू एम जी। अब हम सब जानते हैं कि उस बॉडी का यदि हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, इधर की ओर एफ लग रहा होगा, इधर की ओर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो हो सकती है वो कितनी होगी, म्यू एम जी, वो लग रही होगी। और साथ में अब भैया ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब ये फ्रिक्शन कमज़ोर पड़ गया है इस अप्लाइड फोर्स से, तो उस कंडीशन में इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि वायर में टेंशन भी जनरेट हो जाएगा। अब उस वायर में टेंशन भी आ जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर बॉडी को रोक के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, टी प्लस म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एफ। देखो मैं चाहता तो सीधा एक्सप्लेन करके एक लाइन में लिख देता, लेकिन मैं इसको इक्वेशन से डिराइव करा रहा हूँ, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके हमें जो भी सर ने पढ़ाया है वो एकदम सॉलिड पढ़ाया है। दैट्स व्हाई मैं आप लोग को इक्वेशन जनरेट करा के दे रहा हूँ, ठीक है ना। सुना आपके ऊपर कितना ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेंशन कितना आ गया इस बार टेंशन की वैल्यू आ चुकी है एफ माइनस म्यू एम जी, एफ माइनस म्यू एम जी। तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला व्हेन योर एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ एल और इक्वल, तब तक आपका टेंशन कितना है, 0 है। एंड व्हेन योर एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन एफ एल, आपका टेंशन टी का वैल्यू आ चुका है एफ माइनस म्यू एम जी जितना। तो यदि मैं इसको दिखाऊं वाई एक्सिस में, एफ को दिखाऊं एक्स एक्सिस में, तो एक तरह से देखा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नो डाउट ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जहाँ पे आपका इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। योर इंटरसेप्ट इज माइनस का म्यू एम जी। अरे बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया मैंने, समझ में आया कि नहीं है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यदि मैं इन सबको मिला के ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा, इधर की ओर दिखा रहा हूँ टी, इधर की ओर दिखा रहा हूँ अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस में। तो जब तक कि आपका अप्लाइड फोर्स म्यू एम जी जितना नहीं हो गया है, मतलब बोले तो एफ एल जितना, तब तक आपके पास कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से देखिए टी की वैल्यू 0 है, और उसके बाद आप जैसे जैसे आपका फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा, लाइक दिस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आप जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ाएंगे आपका टेंशन टी बढ़ेगा। क्लियर हुआ क्या। सो आप ध्यान से देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन आई है, और यदि इसको आप अलग से देखेंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा जैसे ये देखो ना इंटरसेप्ट नीचे जा रहा है, ये माइनस का म्यू एम जी, समझ में आया कि नहीं है, माइनस का म्यू एम जी, ये इंटरसेप्ट। क्लियर हुआ क्या। स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन ड्रॉ करने का तरीका होता है, बाय द वे आप इसको ज़रूरत नहीं है, आप यही मेन है आपके लिए समझने की ज़रूरत। दिस वन, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स म्यू एम जी जितना नहीं हो गया था,
तब तक आपके पास कोई टेंशन आया ही नहीं था, और जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स μmg से ज़्यादा हुआ, अब फ्रिक्शन एक तरह से कैपेबल नहीं बचा कि अब वो बॉडी को रोक सके, तो अब बॉडी जैसे ही मूव करने की कोशिश करेगी तो वायर में टेंशन आ जाएगा फटाक से और उस बॉडी को पकड़ के रोक लेगा। और ओवरऑल ये बोलो कि उसके बाद आप जितना फोर्स है बढ़ाओगे अब टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो अब एक हद से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, तो फ्रिक्शन तो अपनी वैल्यू कांस्टेंट कर चुका है, तो अब आप जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना टेंशन बढ़ेगा। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि आप जितना फोर्स बढ़ा रहे हो उतना टेंशन बढ़ रहा है आफ्टर अ लिमिट, बट टिल दैट लिमिट क्यों नहीं आया टेंशन? क्योंकि फ्रिक्शन वॉज सेल्फ कैपेबल टू बैलेंस द थिंग्स, दैट्स वाई कोई भी टेंशन देखने को नहीं मिला था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए जो कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ देखेंगे फ्रिक्शन का और 2-4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, आई होप कि आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि आपका दोस्तों के साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सो मेक श्योर कि अपने कॉलेज, अपने स्कूल के जो भी बच्चे हों, आप उनको ज़रूर बताइए कि यार ऐसा ये कंटेंट एक टीचर दे रहा है फिजिक्स में, आप भी देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।